कैसे हैं आप लोग। प्रीसा आईएएस नई दिल्ली की ओर से आपका स्वागत है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं दो चार इम्पोर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जो इस क्लास की हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी को, हमारे इंट्यूशंस को, हमारे गारंटीड को कैसे जो है कवर करता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, यूपीएससी का इंटरव्यू देकर एक स्टूडेंट निकला। संभवतः वो ऑलरेडी बीपीएससी में, बिहार प्रशासनिक सेवा में, दरभंगा में शायद एसडीएम पोस्टेड है, जैसा कि वो बोल रहे थे। और उनसे जो सवाल पूछा है, वो मज़े की बात देखिए कि मैं उस सवाल को अभी हाल में 3-4 दिन के दरमियान जो है सेम टू सेम अपनी इस क्लास में पढ़ाया है आपको। क्वेश्चन क्या था कि भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है और उसको आंख मूंद करके रिन्यूएबल एनर्जी को आत्मसात करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमने सेम पढ़ाया था कि अभी हाइड्रो अनटैप्ड है, 85% पोटेंशियल अभी अनटैप्ड है। हमारा स्कोप जो है सोलर में कितना है, उसका वेस्टेज कितना है, फोटोवोल्टिक सेल और सोलर प्लेट्स जो हैं पूरे देश में 70 मिलियन टन का वेस्टेज क्रिएट हो रहा है अगले 20 सालों में। वो क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया। दूसरा उसे पूछा गया कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन एमिशन को कैसे कम करेंगे, उसके क्या मेरिट डिमेरिट है। तो मेरा जो दावा करने का ढंग है उसका मैं एक झलक बताना चाह रहा था कि देखिए, जो चीज़ हम यहाँ डिस्कस किए सेम टू सेम उससे पूछा गया, उस एस्पिरेंट से। तो ये है मेरे पढ़ाने का और उसको गारंटेड क्वेश्चंस लाने का, आने की संभावनाओं पर आधारित। आप लोगों ने, तमाम हमारे ऑनलाइन एस्पिरेंट्स ने बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे थोड़ा कुछ लेक्चर दे दीजिए जो आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा यूट्यूब और हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे रिक्वेस्ट आई है, तो उसको हम फोकस करेंगे। और इसके बाद सीधे चलते हैं द हिंदू न्यूज एनालिसिस कि कैसे एग्ज़ाम में उसका यूज करें और इंटरव्यू में कैसे यूज करें और कब कहाँ कैसे उसके टर्म्स को, उसके रेफरेंस को प्रयोग कर सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा इस बजट 2023 के माध्यम से। कल हमने तमाम जो नई नई स्कीम्स थी, नमस्ते और 7 अल्टरनेटिव 7 प्लान, प्रायोरिटी, ये सब चीज़ें डिस्कस किए थे। बाकी बजट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको उसके जाल में नहीं फंसना है। आपको बहुत ज़्यादा उसके जाल में नहीं फंसना, नहीं तो डाटा में आप एक बार फंस जाएंगे। इन आंकड़ों की कलाकारी और इन आंकड़ों के बारे में आप उलझ जाएंगे। तो इसमें डाटा तो बहुत है कि कितना फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, कितना रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, कितना जीडीपी का वो हो रहा है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, कितना जो है कैपेक्स में खर्चा होगा, कितना रेलवे को जाएगा, कितना अमाउंट किस मिनिस्ट्री को जाएगा, बजट कैसे प्रस्तुत होता है, अब वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स को स्क्रूटनी और एनालिसिस के लिए जाएगा। तो वो सब चीज़ें जो है जस्ट सेक ऑफ नॉलेज थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए और डाटा के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ने का है। फिस्कल डेफिसिट टू 5.9% ऑफ जीडीपी और 2023-24 from 6.4% of GDP in 22-23। इससे क्या निकल के आ रहा है? फिस्कल डेफिसिट 5.9% ऑफ जीडीपी 23-24 के लिए है
22-23 में 6.4 था, तो ये अच्छा संकेत है कि घाटा जो है कम से कम हो। तो इसमें जो मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि वो ये है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक नई खबर इसमें ये है कि पैन कार्ड को, ये देखिए यहाँ है, ease of doing business through reduction in compliances, adopting PAN as a single business identifier and introduction of DigiLocker। DigiLocker हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अब इस साल से पैन को, पहले पैन को जो है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी नहीं मानते थे सब उतना। आपको कोई मान लिया तो मान लिया, उस दस्तावेज में एयरपोर्ट वगैरह पे तो नहीं लेता था। लेकिन इस साल से क्या है कि डिजी लॉकर जो सॉफ्ट कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की आप जिसमें रख सकते हैं, उसका नाम है डिजी लॉकर। तो उस इसमें जो है पैन नंबर जो है, पैन को सिंगल बिजनेस आइडेंटिफिकेशंस के लिए और इंट्रोडक्शन ऑफ डिजी लॉकर्स के लिए जो है मैं उसको शामिल किया है, अच्छी बात है। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, जैसे जीडीपी है, आपको मालूम है देश में जितनी जो है गुड्स यानी वस्तुएं और सेवाएं जो सर्विस होती हैं, परिवहन वगैरह, इन सब की आमदनी जो होती है उसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है। दूसरा, एक इंटरव्यू में और देख रहा था यूपीएससी का, उसने कुछ कुछ बताया कि क्या क्या पूछा, और उसने बताया उस एस्पिरेंट ने, भगवान उसका सिलेक्शन जरूर करे ऐसी मेरी दुआ है, कहा मैं रेपो रेट नहीं बता पाया। मैं जब आपको ये बताता हूँ कि सेलेक्टिव स्टडी कराऊंगा और वो कैसे लेक्चर हमारा आप सुन के और नोट्स हमारा पढ़ के और 2-4 किताबें सेलेक्ट हो जाइएगा, उसकी गारंटी जो मैं लेता हूँ वो इसी बेसिस पे लेता हूँ कि देखिए वो बंदा कह रहा है इंटरव्यू में पहुँच चुका है, उस बंदे को रेपो रेट के बारे में नहीं जानकारी थी, उसने कह दिया बोर्ड को कि साहब मुझे नहीं मालूम, सॉरी मुझे याद नहीं है या मुझे नहीं मालूम, जो भी है। और ये बेसिक से शुरू होता है इकोनॉमिक्स में। तब आप कहिएगा कि साहब उसको बुनियादी बातें भी नहीं मालूम थी फिर भी सेलेक्ट हो गया, ऐसा पूरा संभव है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये आंकड़ों की माया जाल में मत फंसिएगा, वो सब वेस्टेज है आपके लिए। जो काम का है वो कल मैं पढ़ा चुका हूँ। आपकी डिमांड आई है मैक्रो इकोनॉमिक्स बजट के बहाने पढ़ाने की, तो मैं उसमें से सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और मैं रेपो रेट पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये ध्यान आया कि वो रेपो रेट बता नहीं पाया, इंटरव्यू तक पहुँच गया, सोचिए। और रेपो रेट हमारी नज़र में ऐसे ही है जैसे कि अल्फ़ाबेट के बाद ग्रामर पढ़ना। अब आप सोचिए, आपको, हमें खुद हंसी आ रही है और यकीन नहीं हो रहा है कि क्या वो सही में नहीं जानता था क्या। तो रेपो रेट क्या होता है? रीपरचेज ऑर्डर। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं रीपरचेज ऑर्डर क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म जरूर है। तो रेपो रेट जो है, इसका फुल फॉर्म से तो समझ में आया नहीं, तो देसी भाषा में जो मैं समझाता हूँ वो आप उसको याद रखिए। क्या है रेपो रेट? सीधी सी बात है कि आप बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ ब्याज देते हैं ना, 8, 10, 12% जो भी है, वही है रेपो रेट। जब दूसरे कमर्शियल बैंक अपने गुरु सेंट्रल बैंक, कौन? आरबीआई, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। तो जब बैंक जो है लोन लेता है तो किससे लेता है? आरबीआई से लेता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये जो लोन देता है तो इस पर इंटरेस्ट जो चार्ज करता है जितना %, उसी ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। रीपरचेज ऑर्डर, खत्म। आप लेते हैं बैंक से कर्जा तो ब्याज देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। और जब बैंक आरबीआई से लेता है तो उसको रीपरचेज ऑर्डर, उस ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। कितना सिंपल है, सोचिए। अब जीवन में आप नहीं भूलिएगा कि रेपो रेट क्या है। ऐसे रेपो रेपो जपते रहिएगा
समझ में नहीं आएगा। रीपर्चेज ऑर्डर, रीपर्चेज ऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो लेता है पैसा बैंक, तो उसके बदले में जैसे आप रखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज, गुड, जैसे बंधक आप रखते हैं सोना चांदी बटुली लोहा जो भी है, उसी तरीके से ये बैंक भी रखता है आरबीआई के पास, यही से पैसा नहीं देता वो। तो रीपर्चेज ऑर्डर का मतलब ही यही होता है कि हम दोबारा तुमसे परचेज कर लेंगे। तो वो बदले में क्या देता है, इसको बॉन्ड देता है, ट्रेजरी बिल देता है, सरकार के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो बदले में देता है, तब उसको पैसा मिलता है, और जो पैसा मिलता है उस पर जो ब्याज चार्ज होता है उस ब्याज को बोलते हैं रेपो रेट। बात खत्म हो गई। तब आप जीवन में नहीं भूलिएगा कि रेपो रेट क्या है, और बंदा इंटरव्यू तक पहुंचा, ध्यान दीजिए। दूसरा एक टर्म आता है सीआरआर, सीआरआर, सीआर नहीं, सीआरआर। हमारे हाई स्कूल में एक चितरंजन सिंह केमिस्ट्री के टीचर थे, तो उनका शॉर्ट फॉर्म होता था सीआर सिंह, तो बच्चे उनको बड़ा तंग करते थे। तो जब वो क्लास में आते थे तो पहले ही बोलते थे कि भैया सीआर आ गया है, अब सतर्क हो जाओ तुम लोग। तो सीआरआर एक टर्म है, और एक टर्म है एसएलआर, और आपको रेपो रेट हम बता ही दिए। तो सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, रेशियो ये इस आरबीआई बैंकों से कहता है कि इतनी लिक्विडिटी हमारे पास जमा कराओ, जितना तुम्हारे पास है उसका इतना %, उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। तो इसके मीनिंग्स इसी से क्लियर हो जाता है कि जितना कैश है बैंकों के पास उसमें से कुछ % जितना वो तय करता है आप रिजर्व करो और उनके यहाँ जमा कराओ। तुम्हारे पास 100 रुपया है बैंक में, किसी के यहाँ 500 रुपया है बैंक में, किसी के बैंक में 1000 है, तो वो कहेगा 3% है सीआरआर, या 5, जो भी % वो वेरी करता रहता है। तो ये 100 में 5 रुपये वहाँ जमा करा के 95 ही रखेंगे लिक्विड। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशो समझ में आ गया, रेपो समझ में आ गया, एसएलआर। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है संवैधानिक, स्टैट्यूटरी एक्ट, कानूनी, है ना, लीगल, मोटा मोटी ये सब कॉमन ही है। स्टैट्यूटरी थोड़ा सा एक्ट के द्वारा बनता है, इसलिए स्टैट्यूटरी है वो। उस चक्कर में मत फंसिएगा कि स्टैट्यूटरी क्या है और नॉन स्टैट्यूटरी क्या है, लीगल क्या है, ये सब चक्कर में फंसिएगा। आप सीधा सीधा याद रखिए एसएलआर क्या है। तो एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी सांविधिक तरलता अनुपात हिंदी में। ये क्या है भला, ये कहता है आरबीआई, ये आरबीआई तय करता है, शायद इस समय 40% है, पता नहीं कितना है, वेरी होता रहता है। वो कितना है इसके चक्कर में फंसे, कभी नहीं पूछता वो, क्योंकि वो आप पता चला एग्जाम हॉल में आए हैं उसी दिन बदल गया या उसके 10 दिन पहले बदल गया, और क्वेश्चन सेट हुआ 2 महीना पहले, तो 2 महीना पहले 25% था, आज 35 है, तो कौन विवाद में पड़े। तो यूपीएससी या पीसीएस वाले कहते हैं बवाल में नहीं पढ़ने का, क्योंकि ये सब चीज़ें जो वेरी होती रहती है, तो इसलिए परसेंटेज नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, एक्सेप्शंस इज ऑलवेज। तो उस चक्कर में फंसिएगा। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो क्या है कि बैंक के पास जितना पैसा जमा है, मान लीजिए उसके पास 1 लाख रुपए जमा है, तो कहेगा कि एसएलआर रहेगा 28%, इस समय पता नहीं 40 वाली से पता नहीं कितने, तो मान लीजिए 40% कहेगा, तो 1 लाख का 40% कितना हो गया, 40,000।
तो 40,000 रुपया आपके पास हमेशा कैश पड़ा होना चाहिए बैंक में। जितना आपका टोटल रिसीट्स है, पब्लिक का पैसा है ना, आपके पास 1 करोड़ आ गया, बैंक के पास 100 करोड़ आ गया, वो कहेगा 40% SLR होगा, मतलब कि जितना जमा है उसका 40% लिक्विडिटी के फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल फॉर्म में पैसा जो है होना चाहिए। तरलता, तभी जेब में तरलता आएगी, नहीं तो ड्राइनेस आ जाएगी ना। तो तरलता कैसे रहेगी? जब आपके पास पैसा ऐसा रहेगा कि गए और आप उठा लाए, या ऐसी फॉर्म में हो, FD आपने किया है, आप तुरंत जाएंगे बैंक के, भैया मेरा FD तोड़ो, पैसा दो, तो ये थोड़ा नहीं कहेगा कि अरे यार अभी तो पैसा ही नहीं है। इसीलिए प्रोविजन है कि इतना % आपको लिक्विडिटी रखना है। तो लिक्विडिटी मतलब इस स्वरूप में जिससे कि 24 घंटे के अंदर जो आप उसको तुरंत कैश करा सकें। ये नहीं कि साहब अभी तो बिकेगा नहीं, वो सब कहानी नहीं सुनने का। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो वो अनुपात है जो बैंकों की जमा धनराशि में से उतने प्रतिशत को लिक्विडिटी के रूप में रखने का निर्देश अनुदेश देता है, जिससे कि जब कोई मांगने आएगा, जिसका पैसा जमा है, तो जब मांगने आएगा तो टाइम पर आप जो है पेमेंट करें। तो 2 तरीके का पेमेंट होगा, एक तो टाइम बाउंड, दूसरा डिमांड बाउंड। टाइम बाउंड क्या हुआ? तो उसने 4 साल के लिए FD कराया, तो 4 साल के पहले भी आ सकता है, 4 साल पे तो आएगा ही आएगा। तो आप उस दिन ये ना कहिए कि पैसा नहीं है हमारे पास, ठीक है। और डिमांड का मतलब हुआ कि टाइम से पहले ही डिमांड कर दिया है, हमको नहीं चाहिए FD वाला पैसा ला हमारा। तो बैंक ये तो कहेगा नहीं कि तुम 3 साल के लिए जमा किए थे, अब 6 महीने में कैसे दे दूंगा, नहीं कह सकता। तो इसीलिए सरकार RBI ने SLR बनाया है कि इतना पैसा आपके पास लिक्विडिटी के फॉर्म में होना ही चाहिए। तो इसको बोलते हैं SLR। और इसके साथ बहुत सारे छोटे मोटे टर्म और हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। शायद ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाए होंगे, अगर पढ़ाए भी होंगे तो बढ़िया रिफ्रेश हो गया बजट के बहाने। तो इतनी सी बात है आपको समझ में आने के लिए, और मैं ये बताया कि सेलेक्टिव स्टडी जरूरी है, इंटेंसिव गहन स्टडी जरूरी है, न कि समुद्र और मोती ढूंढने की ज़रूरत है। चिल्का लेक में, उड़ीसा में है, अब आप जाके वहाँ मोती ढूंढिएगा। एक बार मैं गया था तो नाव पे दिन भर हम लोग घूमे मछुआरों के साथ, तो पूरा जाल डालता था, अब पूरा जो है टोकरी भर के जो है उसमें आते थे घोंगा, मोलस्का बोलते हैं ना, घोंगा सीप जिसे कहते हैं, तो हजारों आते थे, उसमें से इतना फोड़ फाड़ करता था, तो वो एक में कहीं गलती से जो है मोती का दाना निकलता था, वो उसके जो सीप होता है उसके गाल के अंदर यहाँ होता है, दबाता था, पुच्छ से निकल जाता था। अब बताइए दिन भर में अगर आपने 10 मोती ढूंढा है उसी पढ़ाई में, तो बर्बाद होना है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे साथ सेलेक्टिव स्टडी करिए, और प्रमाण मैं दे रहा हूं कि इंटरव्यू तक पहुंच गया उसको रेपो रेट नहीं मालूम है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप रेपो रेट क्या पूरा बजट रट के घोंट के पी जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होना है। वो हम बताएंगे कि उसमें से कितना पढ़ना है, जो अभी हमने बता दिया। नहीं तो वो आर्थिक सर्वे पढ़ते रहिए, पागल होते रहिए ये दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं।